हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। हम लोग यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी का एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि आपको लगभग 500 एमसीक्यू मिलेंगे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। और जो 500 जो शेष हैं वो आपको अलग अलग एग्जामों के जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब पूछे जा रहे हैं। तो इस श्रृंखला में ये हमारा पार्ट 5 है, ठीक है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री स्पेशल, मतलब कि आज के जो टॉपिक रहने वाले हैं वो केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो चलते हैं बिना समय गंवाए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है स्क्रीन पे, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के पितामह के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? रदरफोर्ड को बोलते हैं, आइंस्टीन को बोलते हैं, लेवोजियर को कहते हैं, या फिर सीवी रमन को कहते हैं। तो जी बिल्कुल, हम लोग लेवेजियर को क्या कहते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। रसायन शास्त्र का पितामह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इन्होंने अपने समय में बहुत अच्छी डिस्कवरी, जैसे ऑक्सीजन जैसे और हाइड्रोजन जैसे जो ये सभी एलिमेंट है, इनकी डिस्कवरी करी थी। इन्होंने ये भी बताया कि ऑक्सीजन ही ऐसा एलिमेंट है, तत्व है, जिसके वजह से कोई चीज़ जल पाता है। तो इन्होंने अलग अलग डिस्कवरी करी थी अपने समय में। दैट्स वाई इनको हम लोग लेवोजियर क्या कहते हैं, फादर कहते हैं केमिस्ट्री का। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, है ना, सेंटर ऑफ एटम में, तो उसे क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को होते हैं, फिर न्यूक्लियस कहते हैं। तो देखो भाई, एक बात तो कंफर्म है कि जो सेंटर पे होता है वो कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है? ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक और भी आंसर है जिसका नाम है न्यूक्लियस, ठीक है। क्या है यहाँ पर? न्यूक्लियस भी दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है आप लोग को, निगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बात कर रहा है। तो प्रोटॉन के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर। इसमें जो एटॉमिक न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस में जो भी होते हैं वो कौन कौन होते हैं ये पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों होते हैं। बिल्कुल, तो हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के चारों ओर, जैसे कि ये मान लो यहाँ पर हो गया न्यूक्लियस के चारों ओर, क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं आप लोग को मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। हमें बात करें सेंटर पर, तो सेंटर पर कौन होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या बताता है? बताता है। अब देखो, प्रोटॉन प्रोटॉन जो होता है वो क्या बताता है? एटॉमिक नंबर। क्या बताता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। संख्या को बताता है, एटम की परमाणु संख्या बताता है। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम जोड़ दें तो ये क्या होता है? एटॉमिक मास। क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा दोनों को जोड़ देने पर। प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ देंगे तो मास बन जाएगा, और सिर्फ प्रोटॉन की संख्या दिया हो तो क्या है? एटॉमिक नंबर के बराबर है, ठीक है ना, परमाणु संख्या है, ठीक है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन, याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ई बराबर पी होता है, ठीक है। बट याद रखिएगा, प्रोटॉन की संख्या ही हम लोग कंसिडर करते हैं एटॉमिक नंबर के लिए, ठीक है, ना कि इलेक्ट्रॉन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एटम। कह रहे कि इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है एटम का? एटम का पार्ट नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन। तो पता है कि एटम में ये तीनों ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फोटोन नहीं होता है, ठीक है। फोटोन क्या है? एक बार का लाइट पार्टिकल है। क्या, कैसे पार्टिकल है? लाइट। लाइट का एनर्जी, जो एनर्जी पार्टिकल हो, एनर्जी हो बोलते हैं, उससे बोलते हैं फोटोन, ठीक है, याद रखिएगा। फोटोन आप लोग इसके बारे में पढ़ा होगा क्लास 11 की केमिस्ट्री में, ठीक है, फोटोन के बारे में। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। किसने किया था खोज एटॉमिक न्यूक्लियस का? किसका न्यूक्लियस की बात चल रही है? रदरफोर्ड ने किया था, डेल्टन ने किया था, थॉमसन ने किया, फिर आइंस्टीन ने किया था, ठीक है। तो कौन किया था न्यूक्लियस की खोज? हु डिस्कवर द एटॉमिक न्यूक्लियस? ओके। तो रदरफोर्ड ने यहाँ पर इसकी खोज की थी, कब की थी? 1911 में, 1911 में रदरफोर्ड ने क्या थी इसकी डिस्कवरी करी थी, एटॉमिक न्यूक्लियस का, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, इन एटम्स न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। एटम में न्यूट्रॉन की खोज कितनी करी थी? किसकी बात कर रहा है? न्यूट्रॉन की। तो जे थॉमसन ने किया था, चैडविक ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, फिर न्यूटन ने किया था।
बिल्कुल, तो पता है कि न्यूट्रॉन खोज किसने किया? चैडविक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल? इसमें से कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है? ठीक है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, पाई मेसन है या फिर क्वार्क है? तो याद रखिएगा फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर में आता है क्वार्क। क्वार्क क्या है? एक प्रकार फंडामेंटल पार्टिकल है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, बहुत से लोगों को ये प्रश्न पता भी नहीं होगा। हिग्स बोसन आर नोन एज, हिग्स बोसन को किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉन के नाम से, प्रोटॉन के नाम से, न्यूट्रॉन्स के नाम से या फिर गॉड पार्टिकल्स के नाम से? हिग्स बोसन, तो कोई हिग्स बोसन एक बार गॉड पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? गॉड पार्टिकल हिग्स बोसन। ठीक है, याद रखिएगा हिग्स बोसन क्या है? एक प्रकार गॉड पार्टिकल्स है। ठीक है, लाइट से संबंधित है सब। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। द न्यूक्लियस ऑफ हेलियम है, जो न्यूक्लियस होते हैं हीलियम के, उसमें क्या होता है? ओनली वन न्यूट्रॉन होता है, टू प्रोटॉन होता है, टू प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन होता है, वन प्रोटॉन और टू न्यूट्रॉन होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे सही जवाब है कि दो प्रोटॉन होते हैं और दो क्या होते हैं इसमें? न्यूट्रॉन्स होते हैं। कहाँ पे? हीलियम के पार्टिकल्स। इससे इसका एटॉमिक मास क्या होगा? 4 हो गया। एटॉमिक नंबर क्या होगा? 2। मैंने बताया आपको पहले कि प्रोटॉन की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, दोनों को जोड़ देने पर क्या हो जाता है? मास हो जाता है। ठीक है, तो यही ये रहा आंसर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन? इसमें से किसमें के अंदर नहीं होगा न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर। बिल्कुल, तो यह हाइड्रोजन के अंदर में न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम होता है। 3 प्रकार के हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटियम की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, ड्यूटेरियम में एक हाइड्रोजन होता है, ट्रिटियम में, सॉरी हाइड्रोजन बोला हूँ, ये न्यूट्रॉन। ठीक है, एक न्यूट्रॉन होता है और उसमें क्या होता है? ट्रिटियम क्या होता है? 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, ऐसे लिखा मिलेगा 1H1, एक मिनट। ठीक है, 1H1 इस तरीके से लिखा मिलेगा। यही मिलेगा फिर 1H2, इससे बोलते हैं ड्यूट्रियम। अब ये जो 1 2 लिखा है ऊपर में, ये मास को दिखा रहा है कि ये इसका मास 1 है, क्योंकि यहाँ पर 1H1 है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 0 न्यूट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर क्या 2 हो गया, इसका मतलब ये तो प्रोटॉन की संख्या होती है, ये जो होती है प्रोटॉन की संख्या होती है, एटॉमिक नंबर को दर्शा रहा है ये प्रोटॉन की संख्या है। ठीक, ये वाला। लेकिन ये जो दिखा रही है मास नंबर, इसका मतलब कि यहाँ पे 1+1 हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? 1+1 हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा? ड्यूटेरियम, मतलब एक न्यूट्रॉन यहाँ पे है। ठीक है, ड्यूटेरियम हो गया। ड्यूटेरियम क्या ऐसे ही यहाँ पे 1H3 लिखा जाएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन है और ज़्यादा क्वेश्चन को कम समय में करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा, थोड़ा सा स्पीड फास्ट करना होगा हमें। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी अ नेगेटिव चार्ज? इसमें से किसके अंदर नेगेटिव चार्ज होंगे? एक्सरे के पास, अल्फा पार्टिकल के पास, बीटा पार्टिकल के पास या फिर गामा रे के पास? किसके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं? अल्फा के पास भाई पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो होगा नहीं जवाब। ठीक है, बीटा के पास बिल्कुल नेगेटिव होते हैं, तो इसका सही जवाब यही है। ठीक है, हमें नेगेटिव पार्टिकल कहाँ होते हैं? बीटा के पास होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है इन एन टर्म द ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप द ऑर्बिटल्स इज गवर्न बाय। बहुत ही मजेदार प्रश्न है और ये प्रश्न मैंने जानबूझ के एक ही लिया है, क्योंकि और भी बहुत से क्वांटम नंबर से प्रश्न बन सकते हैं। एजुमेथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो भाई क्वांटम नंबर ये क्लास 11th में पढ़ना, चैप्टर 2 में पढ़ना है, लेकिन बहुत से लोग नहीं पढ़े होते हैं। इसके बारे में बस एक प्रश्न कुछ हम देखेंगे। तो कह रहे हैं कि इन एटम ऑफ ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, जो ऑर्बिटल्स को फिलिंग की जो ऑर्डर होती है, ये किसने दिया था? अब्बाउ ने दिया था, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने दिया था, हैंड्सरूल के द्वारा दिया है, पॉली के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इन सबके एप्लीकेशन को वहाँ पे पढ़ना था क्लास 11th में। ठीक है, बट कोई नहीं, यहाँ पे बहुत से लोग नहीं पढ़े होंगे, तो यहाँ पे बस मैं इसका बस याद कर लो भाई, इसको अब्बाउ ने दिया था। इसको कौन दिया था? अब्बाउ ने दिया था। क्या दिया था? ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट को भरने का तरीका दिया था किसने? अब्बाउ प्रिंसिपल। इसी के अनुसार हम लोग भरते हैं, है ना, किस ऑर्बिट में कौन जाएगा। ठीक है ना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट 18 एंड 20 रेस्पेक्टिवली इट्स मास नंबर। कह रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे 10 18 है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? यहाँ पर 20 है। तो अब मैंने बताया कि ई जो होता है हमेशा क्या होता है? पी के बराबर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? पी के बराबर होता है। ठीक है, और मैंने बताया कि एन जो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, वो सेंटर पे होता है। ठीक है, और हमने बताया कि पी प्लस एन को जोड़ देने पे क्या होता है? मास निकलता है। क्या निकलता है? मास निकल जाता है, भार, एटॉमिक भार निकल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पी दिया हुआ है, मान सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है एन, दिया हुआ न्यूट्रॉन दिया हुआ है, तो जोड़ दो। तो 20 10 38 क्या है इसका सही जवाब है? क्या एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, क्या हुआ इसका? एटॉमिक मास। ठीक,
ओके, अगला प्रश्न है व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एलिमेंट द एटम ऑफ विच कंटेन 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन। वाह, ठीक, क्या होगा मास नंबर जिसके पास क्या है कि 2 प्रोटॉन है यहाँ पे, 2 न्यूट्रॉन है यहाँ पे और 2 ही इलेक्ट्रॉन है। देखो एक बात समझना, मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं हम लोग, कंसीडर किसको करते हैं, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मतलब कि एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब कौन है, ये हीलियम है, ठीक है ना, 4 यहाँ पे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड इज, ठीक है ना, करेक्ट, प्लूटोनियम में क्या होता है भाई, ठीक है ना। तो देखो एक बात ध्यान रखना, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है किसमें, प्लूटोनियम में। तो यहाँ पे मैंने अभी आप लोग को बताया कि 1H1 ऐसे करके बताया ना, ऐसे। तो नीचे वाला क्या है, ये है प्रोटॉन है, ये क्या है प्रोटॉन, और यह क्या है ऊपर वाला मास है, ये मास है, ठीक है। इसका मतलब सेम इसमें भी यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या दे रखी है, यहाँ पे मास नंबर दे रखा है। और मैंने क्या बताया कि मास बराबर क्या होता है, मास मास बराबर क्या होता है, P+N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। इसका मतलब अगर मास दिया है, यहाँ पर एम की संख्या दी हुई है 242, तो यहाँ पे 242 हम रख दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे पी दिया है 94, तो क्या करेंगे, घटा देंगे, न्यूट्रॉन निकालना है, घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे घटा लो भाई, 12 में से 4 गया 8, ठीक है। और इधर 13 13 में से 9 गया 8, तो 8 4 1 मतलब 148, ठीक है। इसका जवाब मिल गया 148, क्या होगा इसका सही जवाब होगा। समझ में आई क्या बात। ओके, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। The atom in which number of protons is same but number of neutron is different, कह रहा है कि ऐसा जिसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं अलग होते हैं। न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं लेकिन प्रोटॉन की संख्या होती है सेम होती है। उसको क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, आइसोमर कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं, ठीक है। तो देखो जब भी नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग हो, जैसे मैं अभी आप लोग को क्या दिखा रहा था, ध्यान समझना। जैसे मैंने कहा कि 1H1 और कहा क्या हमने 1H2, फिर हमने क्या कहा 1H3, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बताने का पर्पस क्या है कि यहाँ पर जो प्रोटॉन की संख्या क्या है, सबकी बराबर है। ये देखो प्रोटॉन की संख्या है सबकी बराबर है, लेकिन यहाँ पर देखो जब 1 2 3 बदल क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एटॉम इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम, प्रोटॉन क्या है, सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आइसोटोप। क्या कहते हैं, ये आइसोटोप है, क्या है ये हाइड्रोजन क्या है, आइसोटोप है। बात समझ में आया क्या, ये सब हाइड्रोजन के आइसोटोप, क्या नाम है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, इसको बोलते हैं, ट्रिटियम बोलते हैं। समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। आइसोटोप आर दोज एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव, है ना, पूछ क्या हो सकता है, ठीक है। एटम मास इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट, एटॉम का एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है। नहीं भाई, एटॉमिक नंबर डिफरेंट कहाँ से होगा, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है आइसोटोप में, हम लोग अभी तो पढ़ा है। आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन की संख्या होती है बराबर होती है। एटॉमिक मास इज डिफरेंट, हाँ एटॉमिक मास डिफरेंस होता है, एटॉमिक नंबर इससे बिल्कुल जी सही बता रहा है, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दो, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखना है करें आइसो न्यूट्रॉनिक ग्रुप इन द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा आइसो न्यूट्रॉन है। आइसो न्यूट्रॉन कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि न्यूट्रॉनों की संख्या सब में क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगी। इसका मतलब ये कह रहा है कि न्यूट्रॉन सब में बराबर होंगे, है ना, लेकिन प्रोटॉन अलग अलग होगा, तभी तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा, ठीक है। तो ये सब कार्बन दे रखा है, ये नाइट्रोजन दे रखा है और ये ऑक्सीजन दे रखा है। तो अब बताना है कि इसमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कर रहा है। अब देखो ऑप्शन ए दे रखा है C12 714 816। देखो यहाँ में 12 14 16 डिफरेंस दो दो का आ गया। भाई दो दो का डिफरेंस कैसे आएगा, है ना, जब 6 7 8 जब है, ध्यान समझना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन लगातार आते हैं ना, ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात डबल मान सकते हो, डबल तो यहाँ पे दो दो का डिफरेंस होगा, दो का डिफरेंस तो होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सेम होगा, है ना। अगर 12 होना चाहिए तो 6 इसमें है, तो 6 इसमें भी होना चाहिए, 6 इसमें भी होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रॉन तो सेम बोल रहा है ना। तो 6 6 12 7 से 13, है ना, लेकिन 14 कह रहा है ये, यहाँ पे 8 से 14 यानी कि 16 कह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी शायद, अगर नहीं आ रहा तो बताइएगा जरूर एक बार, ठीक है, उसके बाद मैं और समझाऊंगा अच्छे से। हाँ ठीक है। अब देखो नेक्स्ट करें कि यहाँ पे कह रहा है C12 714 818, है ना। यहाँ पे देखो देखो बहुत ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पे अंतर, 14 से 18 हो गया, 12 से 14, दो दो का, दो का, फिर 4 का। C14 N14,
C14 दिया हुआ है, N14 दिया हुआ 816, 14 तो देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों सेम हो गया लेकिन ये गड़बड़ हो गया, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब बच के कौन होगा, डी। तो डी को हम टिक कैसे सही करते हैं, अब देखो अभी इसको टिक करने का पर्पज़ क्या है समझाता हूँ अभी। ओके, देखो C14 है, हाँ भाई ठीक है, C614 पता है कि कार्बन का C614 होता है, डेटिंग वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं C14 को, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे C14 करने का मतलब ये कि यहाँ पर 8 सी, तो ये तो 6 क्या हो गया, 6 प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन 6 हो गया, और यहाँ पर क्या न्यूट्रॉन कितने हो गए होंगे, 8 हो गए होंगे, इसलिए क्या कह रहा है ये, तो 14 में 6 घटाओगे 8 आ जाएगा। इसका न्यूट्रॉन कितना है, 8 है न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर देखो ये एन वाला, एन क्या है, 7 है, इसका मतलब इसका प्रोटॉन क्या है, 7 है, ठीक है। और एन, एन क्या है यहाँ पर, एन, ठीक है। एन 15 यहाँ पर दे रखा है, 15 देने का मतलब क्या, मास की वैल्यू बता रही है कि मास क्या यहाँ पे 15 है इसकी, है ना। तो 7 में से 8 घटाओगे, 15 में से 7 घटाओगे, 8 आ जाएगा, तो 8 यहाँ भी देखो हो गया 8 है ना। तो न्यूट्रॉन यहाँ भी 8, न्यूट्रॉन यहाँ भी 8, फिर 16 में से 8 घटाओ 8 आएगा, तो न्यूट्रॉन यहाँ भी 8, मतलब कि 8 8 8, मतलब कि न्यूट्रॉन क्या समय बराबर। इसको याद रखना, कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ लेता है कि कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा दिया रहेगा तभी क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म करेगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाई, किसके द्वारा रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किया गया था, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड, तो रदरफोर्ड, बैकरेल, बोर या फिर मैडम क्यूरी, तो बिल्कुल मैडम क्यूरी, ठीक है। सॉरी बैकरेल होगा, सॉरी बैकरेल के द्वारा, ठीक है ना, बैकरेल के द्वारा, ठीक। एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का, ठीक है। फिजिकल चेंज का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर वेयर, बर्निंग ऑफ कैंडल, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, फिजिकल चेंज की बात कर रहा है। अब देखो ध्यान समझना, मैं थोड़ा सा इसको प्रेस करता हूँ। देखो ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर वेयर, जो सिल्वर के बर्तन होकर वो ब्लैक हो रहे हैं, तो फिजिकल चेंज थोड़ी हो रहा है, वो रिएक्शन कर रहा है तभी वो ब्लैक हो रहा है। इसका मतलब कि ये क्या है, एग्जाम्पल फिजिकल, ये केमिकल है, ये कैसा एग्जाम्पल है, केमिकल का एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल जल रहा है, ठीक है। कैंडल जल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ न कुछ चेंज हो रही है, केमिकली केमिकल चीज बर्न हो रही है ना। कह रहा है कि मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, है ना, दूध से दही का जमना, ये भाई केमिकल प्रोसेस होता है, बैक्टीरिया वगैरह है ना होते हैं, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, तब होता है ऐसा, खट्टा हो जाता है। डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर वाटर में डिजॉल्व हो गया, ठीक है, ये अपना फॉर्म चेंज कर लिया है, बस अपना क्या है, अपना आकार चेंज कर लिया है, पानी में घुल गया है, अदरवाइज ये क्या है, इस फिजिकल चेंज में आता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर, है ना, वाटर को वेपर में चेंज करना क्या कहलाता है, नेचुरल, फिजिकल, केमिकल, फिर बायोलॉजिकल। वाटर को वेपर, अभी मैंने बस बताया पानी और चीनी वाला एग्जांपल, तो भाई ये भी क्या है होगा, फिजिकली हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज का कौन सा एग्जांपल है इसमें से, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। तो कह रहे कि डिसवर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द लाइट 7 कलर, ये तो फिजिकल चेंज का एग्जांपल है भाई, ये नहीं होगा, केमिकल नहीं होता। सॉफ्टिंग ऑफ वेजिटेबल्स व्हेन कुक्ड, कह रहे कि सॉफ्टिंग ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल को सॉफ्ट करना जब पकाते हैं, तो है ना, देखते हो वेजिटेबल मुलायम हो जाता है ना, आलू वगैरह जो भी सब होते हैं सब वो हो जाते हैं, कुकड हो जाते हैं, तो बिल्कुल तो ये सही जवाब है, ठीक है ना, ये केमिकल चेंज यहाँ पे होता है, ठीक है ना, नमक वगैरह सब डालते हैं उसमें, ठीक है, तो ये सब होता है, तो केमिकली यहाँ पे होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन द डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में किस प्रकार की एनर्जी हम लोग ठीक है ना, डिकम्पोजिशन में व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन वाटर, वाटर को जो डिकम्पोज करते हैं तो कैसी एनर्जी निकलती है डिकम्पोज करने पे, तो लाइट, हीट, साउंड, एसिड। तो देखो जब वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो यहाँ पर एक हीट निकलती है, उष्मा निकलती है, ठीक है, डिकम्पोज करने पे वाटर को। अगला प्रश्न है, पास्चराइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच, पास्चराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मिल्क इज प्रिजर्व एट ए वेरी लो टेम्परेचर फॉर 24 आवर, नहीं भाई इतना 24 आवर तक कौन इसको वो करेगा, है ना, प्रिजर्व एट वेरी लो टेम्परेचर इतना नहीं, बट बिल्कुल मिल्क इज हीटेड 8 आवर, 8 आवर नहीं, ठीक है।
फर्स्ट मिलकर हीटेड अप पे लॉन्गर टाइम, बिल्कुल सही, लंबे समय तक इसको हिट करेंगे, देन कूल कर देंगे सडनली। ठीक है, सही जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी। देखो 72 डिग्री सेल्सियस पे से हम लोग हीट करेंगे 15 सेकेंड के लिए। कितने सेकेंड के लिए? 15 सेकेंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसे ठंडा कर देंगे, तुरंत ही क्या करेंगे? ठंडा कर देंगे। उसी को बोलते हैं पैस्चराइजेशन। लुईस पैस्चर ने इसकी डिस्कवरी करी थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्या आपको पता है किस वर्ष में किया था डिस्कवरी? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब, किस वर्ष में किया था। बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज डिक्रीज रिमेन कांस्टेंट, दे आर नॉट रिलेटेड। कह रहे कि किसी भी चीज़ में इम्प्योरिटी डाल दें, है ना, कोई इम्प्योरिटी डाल दें तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई चीज़ को, है ना, इम्प्योर कर दे, कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ मिला दे उसमें, तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वही रहेगा, या फिर कोई दे आर नोट रिलेटेड, कोई संबंधित नहीं है। तो ये इंक्रीज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए कोलोइड? इसमें से कौन सा कोलोइड नहीं है? मिल्क, मिल्क कोलोइड है भाई, मिल्क कोलोइड का पार्ट होता है। ब्लड, ब्लड भी एक बार कोलोइड है। आइसक्रीम भी क्लोराइड है। हनी क्लोराइड नहीं है, तो ये सही जवाब है। हनी क्या है? इसका सही जवाब नोटे क्लोराइड। ये क्लोराइड नहीं है, ये सब क्या है? क्लोराइड्स में आते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम, अलग एग्जाम में पूछा गया है। आफ्टर कटिंग कुकुम्बर, जब हम लोग खीरे को काटते हैं, ठीक है, तो इसमें, और इसके बाद इसमें सॉल्ट को मिला देते हैं, तो इसमें देखते हो पानी निकलता है ना, मिलाने के बाद। इसमें क्या होता क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ऑस्मोसिस होता है, डिफ्यूजन होता है। देखो यहाँ पे होता है ऑस्मोसिस। क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है, याद रखना इस बात को। ठीक है, प्रोसेस क्या है? ऑस्मोसिस। द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स आप लोगों ने किया होगा एक्सपेरिमेंट अपने 11th-12th में। ठीक है, तो बताएं भाई इसमें से कौन सा? आइडेंटिफाई कलर ऑफ सब्सटेंस। इससे हम लोग कलर ऑफ सब्सटेंस पता कर सकते हैं। ये भी एक तरीके से सही है, कलर ऑफ सब्सटेंस पता कर सकते हैं। डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, स्ट्रक्चर नहीं पता करते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कलरिंग, ये भी नहीं। सेपरेट द सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर, बिल्कुल ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही जवाब है। सेपरेट करते हैं सब्सटेंस को फ्रॉम द मिक्सचर, ये बिल्कुल सही है। और ये भी कहीं ना कहीं कलर भी पता कर सकते हैं, ये भी एक सही है, बट एग्जैक्ट जो है डी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बेस्ट खोजना होता तो बेस्ट जो है डी है। प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फर इनटू प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फर इनटू कैम्फर वेपर इज कॉल्ड, है ना। जब सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है उसे क्या कहते हैं? वेपराइजेशन कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, या फिर मेल्टिंग कहते हैं, सब्लिमेशन। तो बिल्कुल सही जवाब है, सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहा जाता है इसको। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। कोरोजन के इसमें एग्जाम्पल क्या है? ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, कह रहा है कि सिल्वर पे ब्लैक कोट हो जाना, ग्रीन कोट होना कॉपर पे, ब्राउन कोट होना आयरन पे, या फिर तीनों। बिल्कुल तीनों सही है। तो याद रखना कोरोजन किस में क्या होता है, इसको याद रखना। तीन आपको यहाँ से आंसर पता चल रहे हैं। जब कोरोजन होता है यहाँ पर, तो सिल्वर पे कैसा कोटिंग बनता है? ब्लैक कलर का कोटिंग बनता है। सिल्वर कैसा होता है? ब्लैक हो जाता है। तांबा जो कॉपर है वो ग्रीन हो जाता है। आयरन होता है भूरा होता है, ब्राउन हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो तीनों को याद रखना, कोच किस पे कैसा कलर होता है। अगला जो प्रश्न है, व्हाट इज द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड्स ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4? ग्रुप 3 और ग्रुप 4 का प्रॉपर्टी क्या है भाई? बेसिक एंड एसिडिक, बेसिक एसिड, या फिर न्यूट्रल। तो देखो जो ग्रुप 3 और ग्रुप 4 है, इसे बोलते हैं एम्फोटेरिक। इसकी जो प्रॉपर्टी कैसी है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, है ना। तो ये बेसिक होते हैं, बेसिक और एसिडिक दोनों फॉर्म करते हैं, बेसिक और एसिडिक दोनों होते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक किसे कहा जाता है? जो ऐसे एलिमेंट्स जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर उसके अंदर होते हैं। ठीक है ना, लाइक जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो ये सब क्या है? एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी को फॉर्म करते हैं। ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में आते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एम्फोटेरिक। याद रखना, एम्फोटेरिक बोलते हैं इसको। द एलिमेंट फाउंड मैक्सिमम इन द सॉइल लेयर। कौन से एलिमेंट मैक्सिमम पाए जाते हैं सॉइल के लेयर में? मिट्टी के लेयर में सबसे ज़्यादा कौन से एलिमेंट पाए जाएंगे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज, या फिर सिलिकॉन? बिल्कुल, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे है। सेकेंड नंबर की बात करेंगे तो सिलिकॉन आ जाएगा। फर्स्ट है ऑक्सीजन, याद रखना भाई, और सेकेंड पे आता है सिलिकॉन। ठीक है ना, तो पहला हमने फर्स्ट में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, अगर बात नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स? यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाने वाला कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। तो जिन बच्चों ने 10 बजे वाली रात की क्लास देखते हैं, लाइव पे आते हैं, उन सबको तो ये तो सभी क्वेश्चन हलवे लग रहे होंगे, क्योंकि सभी को आ रहा होगा। बिल्कुल, तो हाइड्रोजन सही जवाब है। हाइड्रोजन क्या है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल एलिमेंट, इसमें से कौन सा फंडामेंटल एलिमेंट है? सैंड है, डायमंड है, शुगर है या फिर मार्बल है? ठीक है, तो सही जवाब है डायमंड। डायमंड कार्बन से बना होता है, कार्बन का एक फंडामेंटल एलिमेंट माना जाता है, तो इसी से बना है, दैट्स व्हाई डायमंड इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा समय वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो बच्चों का समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, बच्चे कम समय में ज़्यादा सीख जाएं, ये बहुत अच्छी बात होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट, इसमें से कौन सा एलिमेंट का टाइप नहीं है? मेटल है, नॉन मेटल है, गैस है या फिर मेटल वाइड्स है? देखो भाई, एक बात तो क्लियर है कि मेटल्स भी होते हैं एलिमेंट में, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड भी होते हैं, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड तीनों होते हैं, गैसेज यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है ना। मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स के फॉर्म में रखा गया है, गैस के फॉर्म में नहीं रखा गया है, तो गैसेज यहाँ पे क्या है, सही जवाब है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, है ना। मेटेलिक एलिमेंट का यहाँ पे कौन सा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो याद रखना, कभी भी मेटेलिक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो लास्ट में आपको बचेगा क्या, 1 बचेगा, 2 बचेगा या फिर 3 बचेगा। तो आप लोग को बस इसमें ये चेक करना है कि इसके लास्ट में 1 2 3 है। तो लास्ट में 1 2 3 यहाँ पे 8 है, नहीं भाई ये नहीं होगा, 7 है नहीं होगा, 8 है नहीं होगा, 2 होगा, हाँ बिल्कुल है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2 8 10 8 18 2 20, मतलब कि ये क्या, किसका कितना हो गया, एटॉमिक नंबर 20 हो गया। किसका है ये? कैल्शियम का है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग पता कर लोगे इसको, ठीक है। ये 2 है, मतलब कैल्शियम के ऊपर कैसे चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है, ये +2, तो इस तरीके से आप याद रखो। तो 1 2 3 लास्ट में होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा रिएक्टिव है? सोडियम है, कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है। आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे, पोटेशियम सबसे ऊपर में आता है भाई, है ना, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। आपका सोडियम उसके बाद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल कॉन्स्टिट्यूट द लाइटेस्ट मेटल्स एंड हैवीएस्ट मेटल रिस्पेक्टिवली, अरे कि इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट हल्का है और कौन सा इसमें से सबसे हैवी है, भारी है? लिथियम मरकरी कह रहा है, फिर लिथियम ओसियम कह रहा है, एल्युमिनियम ओस्मियम कह रहा है, एल्युमिनियम और मरकरी कह रहा है। ऑप्शन नंबर लिथियम और सबसे हल्का है, ओस्मियम क्या है, सबसे भारी है। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द हार्डेस्ट इन द फॉलोइंग, इसमें से कौन सबसे हार्ड है? डायमंड है, ग्लास है, क्वार्ज है, प्लेटिनम है, कौन सबसे हार्ड है, ठीक है ना, ये पूछ रहा है। डाइ हार्डेस्ट है ना, हाँ बिल्कुल, तो हार्डेस्ट है डायमंड। डायमंड क्या होता है, सबसे हार्ड होता है भाई, ठीक है ना, ठीक है बिल्कुल। ये भले ही नॉन मेटल है लेकिन क्या है, हार्ड है, क्योंकि आप मेटल नॉन मेटल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ पहले कौन हार्ड है, तो डायमंड क्या है, सबसे यहाँ पर हार्ड है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। द हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट इज, हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट कौन सा है? यूरेनियम है, मरकरी है, गोल्ड है या फिर कैल्शियम है? यूरेनियम है, मरकरी, हैवीएस्ट पूछ रहा है, ठीक है। हैवीएस्ट भारी कौन है, तो ये यूरेनियम क्या है, सबसे भारी होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 92 है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पर्ल, पर्ल का जो मोती होती है, मोतियों का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट? तो यहाँ पर जो सही जवाब है कैल्शियम कार्बोनेट, सही जवाब है इसका CaCO3, ठीक है। द केमिकल फार्मूला ऑफ सैफायर रूबी इज, तो केमिकल फार्मूला सैफायर रूबी का क्या होगा? Al2O3 Al3O2 N2O NO2, क्या सही जवाब है? तो केमिकल फार्मूला जो अगर बात करें सैफायर की, तो ये होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 क्या होता है, Al2O3 होता है सैफायर, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है, सैफायर जिससे कि रूबी भी कहा जाता है कभी कभी, ठीक है। अभी जो फॉलोइंग एलिमेंट इज केप्ट सेफली इन केरोसिन ऑयल, कौन से एलिमेंट को हम लोग सेफली केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं? सोडियम को, कॉपर को, मरकरी को या फिर सिल्वर को, किसको कहते हैं? सोडियम को हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एसेस्ड इन द नेटिव स्टेट, कौन से इसमें से नेटिव स्टेट में रहता है? एल्युमिनियम, गोल्ड, क्रोमियम या फिर जिंक? बिल्कुल गोल्ड जो है नेटिव स्टेट, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव है ये, है ना, रिएक्शन जल्दी नहीं करता है किसी के साथ, ठीक है ना। देखे होगे आप लोग, रिएक्टिविटी सीरीज सबसे नीचे आता है। केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का केमिकल क्या फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है या फिर सोडियम सल्फेट? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बोलते हैं, ठीक है ना, CaCO3, CO2 को कार्बोनेट, ठीक है, CaCO2 होगा ना, CaCO2 होगा, CaCO3 नहीं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप ऑफ, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? मार्बल,
सीमेंट, जिप्सम, लाइमस्टोन। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना है भाई? बिल्कुल, तो ये जिप्सम से बना होता है। ठीक है ना, जिप्सम से बना होता है। इसका फार्मूला है CaSO4.2H2O याद रखना। ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर पूछेगा तो यहाँ पे हाफ कर लेना। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा तो हाफ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है किसका? जिप्सम का। तो समझ गए, तो जिप्सम का 2H2 होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ H2 होता है। तो जिप्सम क्या है? सही जवाब है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, टू प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज, है ना। ब्रोकन बोन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं। किससे बना होता है? तो अभी मैंने बताया जिप्सम से बना होता है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने बताया CaSO4 .2 ठीक है, हाफ H2O। ठीक है, और जिप्सम होगा तो यहाँ से हटा कर 2 कर देना। ठीक है, ओके। मोनोजाइट इज एन ओर, मोनोजाइट किसका ओर है भाई? जिरकोनियम का है, थोरियम का है, टिटेनियम का, आयरन का है, तो थोरियम का है मोनोजाइट। ठीक है। अगला प्रश्न है, माइका, माइका इज क्या है? कहेंगे माइका गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। पहला ही सही दिया है भाई। माइका क्या है? गुड कंडक्टर हीट है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन 1 इज गुड, सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज माइका यूज एज ए रॉ मटेरियल? किस इंडस्ट्री में माइका का यूज किया जाता है रॉ मटेरियल, कच्चे मटेरियल के रूप में? माइका का टॉय, इलेक्ट्रिकल, आयरन एंड स्टील, ग्लास एंड पोर्ट्री। तो इलेक्ट्रिकल में हम लोग यूज करते हैं माइका का सबसे ज़्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा यहाँ पर इलेक्ट्रिक का क्या है, ये बैड कंडक्टर। ठीक है ना, बैड कंडक्टर देखो यहाँ पर लिखा है ना, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसीलिए इसमें यूज करते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? कौन सा लिक्विड है ना बेस्ट कंडक्टर, लिक्विड बेस्ट कंडक्टर है हीट का? मरकरी है, वाटर है, ईथर है, बेंजीन है। कौन सा लिक्विड बेस्ट कंडक्टर है किसका? हीट का। तो हीट की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़िया है मरकरी। ठीक है ना, लिक्विड जो है, जो कि बेस्ट कंडक्टर किसका? हीट का। ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रूप में होता है? लिथियम है, सोडियम है, फ्रांसियम है, या फिर सेरियम है। ठीक है, तो वैसे तो सभी लोग पता है कि जो मरकरी है और एक है ब्रोम। ठीक है, कौन है मरकरी के बाद? एक और बताओ। एक मरकरी तो मेटल हो गया, है ना, तो उसका नाम बी से है, बताओ भाई। एक और नॉन मेटल जो कि बी से है। ठीक है, जो कि दोनों दोनों क्या है? लिक्विड है। लेकिन ये सब क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, है ना। लेकिन एक फ्रांसियम भी है, फ्रांसियम थोड़ा सा इनसे नीचे आता है ना। फ्रांसियम भी क्या है? लिक्विड ही है, जो कि ये क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे फ्रांसियम। तो ये बताना बी कौन है ना। मैंने बी सिंबल दे दिया है, बी क्या होता है भाई, बताना जरूर। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, है ना। इसमें से कौन सा रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ? आयरन, लीड, मैग्नीशियम या फिर एल्युमिनियम। कौन सा रिएक्ट नहीं करता पानी के साथ? आयरन करता है क्या? लेड करता है? तो देखो भाई, तो लेड जो है यहाँ पर बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है ना, लेड नहीं करेगा। ठीक है ना, पानी के साथ। देयर इज नो रिएक्शन व्हेन स्टीम पास ओवर द, ठीक है, किसमें रिएक्शन नहीं होगा जब हम लोग स्टीम से पास कराएंगे? बिल्कुल, तो स्टीम से पास कराएंगे तो कॉपर पे रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, स्टीम कॉपर। ठीक है, बिल्कुल। तो ये रहा लगभग कितने क्वेश्चन थे, हाउ मच क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 54 क्वेश्चन का रिवीजन आप लोग का हो चुका है। टाइम कितना मैंने लिया भाई आप लोग का? 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, 33 मिनट। ठीक है, तो 33 मिनट में 55 क्वेश्चन और 54 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो काफ़ी ठीक ठाक हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद सभी को।